नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे निर्माण जीएस एकेडमी मोतिहारी। देखिए, आज फिर हम एक नए विषय लेकर के आपके बीच में आ चुके हैं और ये आज जो विषय है ये इतिहास का एक ऐसा विषय है जिस पर आज तक पूरे देश में कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप भी कन्फ्यूज होंगे। मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा। अभी आपको लग रहा होगा कि कौन ऐसा विषय है जिस पर कन्फ्यूजन है। बहुत सारे विषय हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है और आपको इस पर देखना चाहिए और जानना चाहिए। जितना कन्फ्यूज आप हैं उतना ही कन्फ्यूज मैं भी हूँ, लेकिन इस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। आज इस विषय की हर पहलू से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस कन्फ्यूजन का कारण क्या है, जड़ क्या है, इस विषय का ओरिजिनली इसको हम लोग जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आज का है उसका यदि हम बात करें तो वो विषय है कि भारत को यदि माता कहा जाता है, भारत माता हम लोग बोलते हैं, तो भारत माता का कोई आदमी या कोई नेता या कोई महापुरुष उसका पिता कैसे हो सकता है। यदि भारत माता है तो महात्मा गांधी उसके पिता कैसे हो सकते हैं। और भारत जैसे देश के पिता होने का मतलब ये हुआ कि उनके बाद में देश बना, उससे पहले देश नहीं था। फादर होने का दर्जा तो यही होता है जिसने उस देश को जन्म दिया हो या जो इस देश को बनाया हो, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो राष्ट्रपिता या भारत माता, अब सोच के देखिए ये दोनों शब्द कितना विपरीत है। अगर भारत माता है तो फिर इस भारत माता देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे हो सकते हैं। ये बड़ा मतलब कंफ्यूजन वाला है विषय है और इस पर सोचना और इस पर चिंतन करना एक बहुत ही जटिल कार्य है। वैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, है ना। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, चूंकि मैं पूरी जानकारी लेकर के बैठता हूँ गांधी जी के विषय में, 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। ये तब की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और उस समय आईएनए, जो कि उस समय सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी, उस इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने रेडियो पर अभिभाषण करते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता बोले थे। चलिए, ये वादन संवादन में कहा गया शब्द है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लिखनी और यहाँ तक कि कई ऑथेंटिक राजकीय पत्रों पर और देश में हमारे आपके जैसे सभी लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता समझते हैं और बोलचाल में है भी। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि गांधी जी को राष्ट्रपिता केवल कहा गया है, संविधान में इस देश का कोई पिता भी है ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। इस देश का कोई फादर हो ही नहीं सकता। अब बात आता है कि राष्ट्रपिता सच है या भारत माता सच है। तो राष्ट्रपिता शब्द 1944 में आता है और भारत माता जो शब्द है वह शब्द वेदों में है। यदि गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं
तो फिर भारत माता के पिता गांधी जी कैसे हो जाएंगे? ये बड़ी मिसकंफ्यूजन है। और इसी को आगे हम बढ़ाते हैं और विषय पर चर्चा करते हैं इसमें। तो फिर अथर्ववेद का एक सेंटेंस है जिसको हम लोग दोहा या उसका अध्याय कह सकते हैं। वहाँ पर भारत को मातृभूमि बताया गया है। प्राचीन काल से हजारों हजारों साल से इस भूमि को फीमेल यानी कि मातृत्व का दर्जा प्राप्त है। रामायण पढ़ेंगे उसमें भी, पूरे रामायण में कई जगह अयोध्या जैसे पुण्य भूमि को माता कहा गया है। यहाँ नदी को माता का दर्जा प्राप्त है, हम सब जानते हैं। तो जब जिस देश के नदियों को माता कहा जाता हो, धरती को माता कहा जाता हो, उस नदी उस धरती से बड़ा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो मात्र 100-150 साल पहले जन्म लिया हो? यदि इन विषयों के पेच को समझने की प्रयास करेंगे तो कौतूहल बस कहा गया शब्द मान लिया जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन इसे स्थापित कर दिया जाता है जब लोगों के जनमानस पर, तो ये तो बड़ा विचित्र लगता है। या तो भारत माता हटा दो, नहीं तो राष्ट्रपिता हटा दो। ये तो दोनों एकदम अजीब है। इसलिए इन विषयों पर हमने काफी सोचा और सोचने और चिंतन करने के बाद कुछ कारणों का पता चला। राष्ट्रपिता कहने के एवज में सुभाष चंद्र बोस की नियति क्या थी ये मुझे नहीं पता है। उन्होंने बस ऐसे ही उपाधि दे दिया, लेकिन बाद में इसे स्थापित करने वालों की नियति क्या रही ये समझना पड़ेगा। वैसे गांधी जी को समय समय पर कई उपाधियां मिला है, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे कि उन्हें कितनी सारी उपाधियां, लगभग आप कितना जानते हैं? 2-4, लेकिन हमारे पास आज लिस्ट में लगभग 14 उपाधियां हैं। हम उन 14 को बताएंगे भी किसने दिया और क्या दिया, लेकिन अभी यहाँ जो मैटर है उस पर हम बात कर लेते हैं। अब गांधी जी के साथ में राष्ट्रपिता जुड़ा है और देश के साथ भारत माता जुड़ा है। जब मैंने इसे पता लगाया तो गांधी जी के राष्ट्रपिता जो शब्द है वो काफी नया है, आज से 100 साल पहले का है अप्रॉक्स लगभग। और माता जो है, भारत माता का जो सोच है वह हजारों हजारों लाखों साल पहले से है। तो इसका राजनीतिक कारण भी पता चलता है और इसका धार्मिक कारण भी पता चलता है। पहले राजनीतिक कारणों पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक कारणों का पता इसलिए चलता है, कांग्रेस जैसे संगठन या राजनीतिक दल कभी नहीं चाहेंगे कि गांधी को राष्ट्रपिता का सम्मान न मिले या राष्ट्रपिता न कहलाए, क्योंकि कांग्रेस जो राजनीतिक दल है वह इस देश का हर श्रेय अपने पास रखना चाहता है। अगर उसका बस चले तो वो यहाँ उन सभी चीज़ों को मिटा देना चाहता है जिससे ये पता चले कि 1947 से पहले या अंग्रेजों से पहले भी यह देश में कुछ था। यानी जिस समय से कांग्रेस का अस्तित्व हुआ, नेहरू जी का अस्तित्व हुआ, मोतीलाल नेहरू जी का अस्तित्व हुआ, उसके पहले का कोई भी अस्तित्व रहने नहीं देना चाहता है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि इस देश को बनाने, इस देश में जो भी चीज़ है, इस देश की चाहे संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, चाहे कोई भी धरोहर है, चाहे जो भी हुआ है, उसकी शुरुआत केवल और केवल नेहरू खानदान से शुरू हुई।
लोगों के दिलो दिमाग में बैठा रहे कि उससे पहले कुछ भी नहीं था। और गांधी जी का राष्ट्रपिता का जो उपाधि है, वह उपाधि एक इतनी बड़ी उपाधि है, इतनी बड़ी उपाधि है कि जो इन सभी को समाप्त करने के लिए अकेला काफ़ी है। जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत जैसे देश के संस्थापक, भारत जैसे देश के निर्माता, अरे भाई तो पिता का मतलब क्या होता है? इस देश को बनाने वाला कर्णधार, इस देश का उत्पत्तिकर्ता, इस देश के निर्माता, मतलब आप दुनिया की सारी चीज़ें यदि जोड़ देंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में उनके साथ, तब जाके ये शब्द निकलता है राष्ट्रपिता। जबकि इस देश का संबंध अनादि काल से रहा है और गांधी से भी बड़े महापुरुष इस देश में पैदा हुए। भगवान राम, कृष्ण, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, ऐसे ऐसे असंख्य महान लोग पैदा हुए जिनकी कृतियों और रचनाओं को यदि आप पढ़ेंगे तो उन्होंने स्वयं को इस धरती का धरती पुत्र कहा है। उन्होंने ये कहा कि मैं इस धरती का संतान हूँ, पुत्र हूँ, कभी इस धरती का पिता नहीं कहा। तो फिर गांधी जी उनके बाद आते हैं या उन सबसे बड़े हैं? सोचने की विषय है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर इनसे भी बड़े हैं। वो लोग इस देश को अपना संतान मानते हैं और ये इस देश को पिता बन जाते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सही में एक छल द्वारा स्थापित किया गया। अब मैं असली वजह बताता हूं। जब भारत माता बोलते हैं ना, तो भारत का संबंध अनादि काल से जुड़ जाता है, वेदों से जुड़ जाता है, यहाँ के पुराणों उपनिषदों से जुड़ जाता है। और जब आप राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित करते हैं तो भारत का संबंध केवल और केवल गांधी के जन्म और गांधी के कर्मों से जुड़ता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गांधी जी इस देश के लिए नहीं किए या उनकी उपलब्धि या सहयोग नहीं है, बहुत है, लेकिन इतना बड़ा दर्जा, वो भी इसको वैधानिक तौर पर स्थापित कर देना बिना सोचे समझे, ये एक मिसकन्फ्यूजन है और कुछ नहीं है। हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मेरा अपना निजी चिंतन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और सच्चाई भी है कि ये दोनों बातें, भारत माता वाली सोच और राष्ट्रपिता वाला सोच, दोनों बातें चल भी रहा है देश में, और एक ही व्यक्ति दोनों को मान भी लेता है। हम भी मानते हैं, आप भी मानते होंगे, लेकिन कभी इस पर दिमाग नहीं गया। इसलिए इस पर मैंने आज सोचा और चिंतन किया। अब कहने की बात यह है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता स्थापित करने का कांग्रेस ने प्रयास किया। कांग्रेस के अलावा लोग भी इसको समर्थन देते रहे। वे लोग जो भारत के अनादि संस्कृति के अंदरूनी या बाहरी तौर पर विरोधी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत माता वाला सिस्टम स्थापित हो जाए, सोच स्थापित हो जाए। वो राष्ट्रपिता वाला सोच लाएंगे। जब आप 9th क्लास में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो आप एक चीज़ पाइएगा कि वेस्टर्न कंट्री, जो पश्चिमी देश है, उधर ना देश को फादरलैंड कहा जाता है। यानी देश को, यानी कि पुरुष, मेल के रूप में दर्शाया गया। और हमारे यहाँ
देश को मदरलैंड के रूप में जाना जाता है, यानी नेशन को फीमेल रूप में दर्शाया जाता है। खास करके जर्मनी के लिए ये यूज किया गया। वो लोग फादरलैंड बोलते हैं, उनके पीछे उनका संस्कृति, धर्म और वो इतिहास रहा है। तो जिन लोगों ने इस देश में फादर ऑफ नेशन की थ्योरी गढ़ी, सिद्धांत गढ़ा और गांधी जी को स्थापित किया, संभवतः उनको ये प्रेरणा पश्चिमी देशों से मिली होगी, संभवतः, क्योंकि उधर ही देश के पिता या देश को पिता की नज़रिए से देखा जाता है। हमारे यहाँ तो माता के नज़रिए से देखा जाता है। उनका क्या सोच रहा वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारे यहाँ माँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरती जो है वो फीमेल है और वह जननी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि धरती जन्म देती है। जीव जंतु, पेड़ पौधा, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जो जन्म देती हो वह माँ है, और माँ कभी मेल नहीं हो सकता है, फीमेल हो सकता है। इसलिए भारत एक जननी है, जहाँ न केवल जीव जंतु पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जहाँ महापुरुषों का जन्म हुआ, जहाँ अलग अलग विचारों का जन्म हुआ, जहाँ अलग अलग संस्कृतियों का जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात, हम सभी का अस्तित्व इसी जन से ही। इसलिए भारतीय थ्योरी के अनुसार भारत एक माँ के रूप में दर्शाया गया है। इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर आपने देखा होगा टीवी डिबेट में या अन्य जगहों पर, जिन्हें भारत माता कहने में उनको दिक्कत है, नहीं बोलते। अब यहाँ असली विवाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि भारत माता कहने से क्या होता है कि भारत का संबंध अनादिकाल से जुड़ता है, वेदों से जुड़ता है। वंदे मातरम का जो विवाद चल रहा है, मेरा मतलब किसी के ऊपर थोपना नहीं, मैं सच्चाई बताना चाह रहा हूँ। वंदे मातरम इसी भारत माता को ही पुष्टि करता है। वंदे यानी कि हम मातृभूमि के पुत्र हैं, वंदे मातरम। तो यहाँ पर भी धरती को, देश को माँ कहा गया है। तो इस शब्द से भी भारत माता वाली थ्योरी मजबूत हो जाती है। इसलिए ये विवाद बना हुआ है और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इसलिए आज मैंने आपको बताया और थोड़ी सी इसकी झलकियों को समझाने का प्रयास किया कि भारत माता का सिद्धांत सही है या राष्ट्रपिता का सिद्धांत सही है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, तय कीजिए। जितना कंफ्यूज आप हैं उतना ही कंफ्यूज हम भी हैं। इस पर यदि चर्चा किया जाए तो काफ़ी लंबा चर्चा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर इशारा किया। बाकी आप समझदार हैं। और मैंने आपसे बोला था कि गांधी जी को समय समय पर अलग अलग समयों में अलग अलग उपाधियाँ दिया, उसको मैं थोड़ा गिना देता हूँ आपको। राष्ट्रपिता का जो दर्जा 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा, महान आत्मा, ये भी शब्द संस्कृत से निकला हुआ है। इसमें कई विवाद है। 1915 में राजवैद्य जीवन राम कालिदास के द्वारा दिया गया, ऐसा माना जाता है। फिर दूसरा इसी महात्मा कहा गया 1915 में स्वामी शरणानंद द्वारा। उसके बाद में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है कि उन्होंने भी इन्हें महात्मा कहकर पुकारा था। बापू, बापू शब्द का प्रयोग गांधी जी के लिए सर्वप्रथम CF एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू दोनों का नाम आता है। इन दोनों ने उन्हें बापू कहकर पुकारा था। मंगल बाबा, मंगल बाबा भी उन्हें कहा जाता है। इन्हें कबायलियों द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें कहा गया मंगल बाबा। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने इन्हें कहा था विभाजन से पहले कि जो काम 50,000 फोर्स नहीं कर पाई वह गांधी अकेले कर पाए, इसलिए इन्हें वह दर्जा दिया वन मैन बाउंड्री फोर्स। उसके बाद में भर्ती करने वाला सर्जेंट
का जो अर्थ है वो थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, इसलिए मैं यहाँ डिकोड नहीं कर सकता हूँ गांधी जी के लिए। भर्ती करने वाला यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के लिए भारतीय लोगों को उनकी सेना में भर्ती होने और उनके देश के लिए लड़ने के लिए काफ़ी प्रेरित किया था। इसलिए भर्ती करने वाला सर्जेंट इनको बाकी क्रांतिकारियों ने गांधी जी पर आरोप लगाकर कहा था। उसके बाद में अर्धनग्न फकीर का भी इन्हें दर्जा प्राप्त है। और ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब ये गए थे तो इनका जो पहनावा ओढ़ावा देखा और इनसे ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े लोग बात करने वाले थे, और वहाँ पे इनका ड्रेस देखा, मर्दानी धोती, और इनकी शरीर की देह दशा देखा, तो उसने कटाक्ष किया कि अर्धनग्न फकीर, क्या कर इनको पुकारा था। सेवाग्राम का संत, इनके आश्रम में अतिथियों द्वारा इन्हें यह सम्मान मिला था, सेवाग्राम का संत भी इन्हें कहा गया। भंगी शिरोमणि, इन्हें भंगी शिरोमणि, भंगी का मतलब होता है सबका, यानी कि जो मेहतर का काम करता है ना, तो भंगी शिरोमणि भी इन्हें कहा गया। दक्षिण अफ्रीका के इनके मित्र लोग इन्हें कहते थे, चूंकि ये खुद अपने भारतीय लोगों के लिए मेहतर का काम करते थे। मैं इतनी सारी उपाधियां क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे उपाधियों में से एक उपाधि वो भी है राष्ट्रपिता। लेकिन ये सारे चीज खत्म हो गए और वो स्थापित हुआ। चलिए हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब इतना कंफ्यूजन कैसे, ये तो मिस कंफ्यूजन है ना। अभी और है कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के मजिस्ट्रेट ने इन्हें कूली बैरिस्टर कहा। कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने इन्हें कर्मवीर भी कहा। भिखारियों का राजा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें भिखारियों का राजा कहा है। सरोजिनी नायडू ने इन्हें दो महात्मा कहा, एक तरफ गांधी जी थे और एक तरफ इरविन थे, दो महात्मा कहा। कैसर ए हिंद, ब्रिटिश सरकार ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब इन्होंने सहायता किया तो इनको उपाधि दिया कैसर ए हिंद का। देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल ने भी कहा इनको देशद्रोही फकीर। तो ऐसे लगभग 15 से 16 उपाधियां इनको मिला है, उनमें से एक उपाधि राष्ट्रपिता का भी है। तो आज मैंने आपको एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ पर चर्चा किया। उम्मीद है कि आप इस पर और चर्चा करेंगे और रिसर्च करेंगे और खुद जानकारी भी लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।